पर संकट है। होर्मुज पर नाकाबंदी से यूएस और ईरान में टकराव हुआ है। किसी भी वक्त सीज फायर टूट सकता है। जो सीज फायर की बात हुई थी वो सीज फायर टूट सकता है किसी भी वक्त। तो अहम जानकारी आपको दे रहे। होर्मुज पर तनाव के बाद जो सीज फायर पर संकट है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो होर्मुज पर नाकाबंदी है उससे यूएस और ईरान में टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको बता दें कि लगातार जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर आपको बता दें कि अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया है कि अब होर्मुज पर नाकाबंदी वो करेगा। ईरान ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी छोड़ेगा नहीं। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें ये फैसला आज शाम 7:30 बजे और अमेरिकी समय अनुसार सुबह 10 बजे से लागू हो चुका है। इस फैसले के तहत जो भी जहाज होर्मुज में गुजरने की कोशिश करेगा उसे रोककर जांच की जाएगी। खासतौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जा रही है जिन्होंने टोल दिया है। और मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ रजनीश जी भी जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी मनन द्विवेदी जी भी मुझे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। जेएस सोढ़ी सर, मेरा पहला सवाल ये है, अब जो ये हो रहा है, अमेरिका जो टाइम थी वो अब शुरू हो गया। अमेरिका के हिसाब से सुबह 10 बजे का टाइम था, भारत के हिसाब से शाम 7:30 बजे का। अब क्या मतलब उन जहाजों की निगरानी कर रहा है अमेरिका जो कि ईरान को टोल देकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे में भारत की सिचुएशन को किस तरीके से देखा जाए? जय हिंद खुशबू जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात पैनलिस्ट के साथ हूं। ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये इतिहास में पहले भी हुआ है और कई बार सफल तरीके से हुआ है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध के शुरू में ही ब्रिटेन ने जर्मनी का नेवल ब्लॉकेड किया था। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ये ब्लॉकेड के सफलता होने के दो मुख्य चीजें होनी चाहिए जो अनिवार्य है। पहला, जर्मनी का जब नेवल ब्लॉकेड हुआ था पहले और दूसरे विश्व युद्ध में, तो जर्मनी के आसपास जितने पड़ोसी मुल्क थे सब जर्मनी के दुश्मन थे। दूसरा, नेवल ब्लॉकेड होने के बाद भी पहला विश्व युद्ध 4 साल चला और दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला। और जर्मनी पे कब इन्हें जीत मिली? जब एलाइड फोर्सेस के सैनिकों ने जर्मनी की धरती पे अपने पैर रखे, यानी ग्राउंड इन्वेजन हुआ। इस वक्त अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड किया है, ठीक है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने पहले से ही ब्लॉकेड किया हुआ है। अब अगर अमेरिका सोच रहा है कि नेवल ब्लॉकेड के जरिए वो ईरान पे अपना दबदबा या अपना वर्चस्व बना लेगा, ईरान के आसपास के जितने मुल्क हैं सारे ईरान के दोस्त हैं, तो ईरान को सामग्री लाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जहां तक तेल की बात है, आज ही ईरान ने गोरे जस्क ऑयल लाइन को ऑपरेशनल किया है, जो 2024 के बाद उन्होंने बंद कर दिया था इस्तेमाल करना। ये गोरे जस्क ऑयल लाइन ये हर दिन 3 लाख लीटर तेल को लेके जा सकती है। और ये जो गोरे जस्क लाइन है ये बंदर जस्क पे जाके खत्म होती है, जो कि एक समुद्री तट है। और ये बंदर अब्बास और ग्वादर के पास है, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो ईरान के पास होर्मुज बंद होने के बाद भी तेल बेचने का पूरा विकल्प है। जहां तक खान पान की सामग्री के बात है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके आसपास के सारे देश, इराक हो, अजरबैजान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो उसके मित्र देश हैं। तो ईरान पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नेवल पॉकेट जितना लंबा अमेरिका खींचता है उतना अमेरिका के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 20 डिस्ट्रॉयर्स की जरूरत है। और एक एक दिन अगर इनको ऑपरेट करना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, डॉलर्स खर्च होते हैं। तो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। बाकी जहां तक भारत की बात है, भारत पे तो फर्क आएगा। भारत के सारे देशों पे फर्क आएगा जो कि मिडिल ईस्ट से तेल लेते हैं। फिलीपींस की एनर्जी 94% मिडिल ईस्ट से आती है। जापान और साउथ कोरिया की 70% आती है, हमारी 47% आती है। तो डेफिनेटली जब ये ब्लॉकेड होगा तो वहां से हमारे पानी के जहाजों को भी निकलने में दिक्कत होगी, जैसे बाकी देशों को दिक्कत। जी
ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। और रजनीश सर, मेरा सवाल, मनन जी भी मेरे साथ आ गए, बहुत स्वागत है मनन जी आपका भी। मैं आती हूँ आपके पास। रजनीश जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो केबल की बात की जा रही है, जो अंडर सी है, अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो ये कितना बड़ा संकट हो सकता है? क्योंकि अगर आजकल की दुनिया की बात की जाए तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इंटरनेट पर। ये आजकल का जो वॉर है वो ट्रेडिशनल वॉर से कंप्लीट अलग है। और साइबर अटैक का जो पहला टारगेट होता है वो बैंकिंग और इकोनॉमिक सिस्टम होता है। हमारा जो यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 16 से 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है उसके थ्रू, तो वो कोलैप्स हो सकता है। आपने सही कहा, मैं देख रहा था तो पावर ग्रिड और ऑयल सिस्टम को भी ये और पोर्ट वाले सिस्टम को भी ये डैमेज करेगा। और ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, और मतलब इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे और बैंकिंग सेक्टर्स पे। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। और मेरे साथ मनन जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा मनन जी, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? और कुल मिलाकर, क्योंकि अब ये सीज फायर तो जो अमेरिका में जो हुआ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 21 घंटे, वो पूरी तरह से फेल ही है ना, क्योंकि अब तो हमले लगातार हो रहे हैं। और अब जो स्थितियां हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं? ये वॉर अब और ज्यादा इंटेंस होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीज फायर की कोई महत्ता नहीं थी। और अगर हम देखें इंटरनेशनल लॉ के पैराडाइम में, तो हम पाएंगे कि तीन तरह की हॉस्टिलिटीज को रोकने का प्रयास होता है। एक सीज फायर, एक आर्मिस्टाइज और एक होता है ट्रूस। और उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा लीगली बाइंडिंग है, कौन सा नहीं है। सीज फायर लीगली बाइंडिंग होता है, पर ट्रूस लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। और जो उसके अलावा जो तीसरा होता है वो भी वो आर्मिस्टाइज होता है, जब पूरी तरीके से हॉस्टिलिटीज दोनों बेलिजरेंट राष्ट्र खत्म करें, और जो भी राष्ट्र उसके बाद अटैक करता है, बॉम्बार्डमेंट करता है, उस राष्ट्र के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियमन लगाया जा सकता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लगाया जा सकता है। खैर, ये तो हुई किताब की बातें, ये तो हुई टेक्सचुअल बातें, पर ये मेरा शुरू से यही आकलन रहा है कि एक तरीके का जो सीज फायर है वो ईरान ने अपनी नाक ऊंची करने के लिए, प्राइड गेम में विक्ट्री हासिल करने के लिए किया। और अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉज था, जहां पे वो देखना चाहते थे कि ईरान की रेजिलियंस कितनी है, ईरान की ग्रिट और डिटर्मिनेशन कितनी है। तो मुझे लगता है अब जो वॉर है ये मैरीटाइम स्पेस में ज्यादा घिरेगा। मतलब जो पहले एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सब लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, ये सब एंटिटीज एक दूसरे पे अटैक कर रही थी। पर अब ये बातचीत होगी हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, और उसके अंदर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नियमन को देखें, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय नियमन की दोनों राष्ट्रों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं। तो उसमें हम पाएंगे कि अनक्लॉज कहता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज कि अगर मिलिट्री एडवांटेज के लिए, छोटी से छोटी मिनिस्क्यूल से मिलिट्री एडवांटेज के लिए भी आप ब्लॉकेड करते हैं या किसी तरीके की आक्रामक गतिविधि करते हैं किसी भी पेरिनियल यूनिवर्सल सी बॉडी के ऊपर, तो वो कल्पेबल है, वो क्रिमिनल एक्ट है। उसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वहां पर अब ये देखिए कि जो जैसे पहले भी आपकी रिपोर्ट कह रही थी, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो अंडर सी केबल्स हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नीचे, अरेबियन सी के नीचे, और ये सारी जो कैनाल्स हैं वहां के नीचे, वो अगर तोड़ी जाती हैं, वो डिस्कनेक्ट होती हैं, तो भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। भारत के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज पर प्रभाव पड़ेगा, और क्या कह सकते हैं, यूरोप पे बहुत हैवी प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक इसकी बात है, मैं ये कहूंगा कि जो चीज अभी आजकल बातचीत की जा रही है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि वो है जी पूरी तरीके से ठीक है सर, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आगे भी हम आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। वार्ता फेल होने के बाद हाई अलर्ट पर है इजरायल, कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, तुरंत जंग शुरू करने की तैयारी पूरी है, इजरायल कह रहा है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो वॉर है वो अब देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, और इजरायल लगातार कह रहा है
कि वो बिल्कुल तैयार है। और सोनी सर भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोनी सर, इजराइल को शायद यही चाहिए था, इजराइल कभी भी नहीं चाहता था कि शांति हो, इजराइल को एक मौका चाहिए था ईरान पर हमला करने का, वो मौका उसे मिला है और वो उस मौके को हर हाल में भुनाना चाहता है। और शायद यही वजह है कि सीज फायर के बाद भी सबसे ज्यादा हमले इजरायली लेबनान पर करता रहा। खुशबू जी, दिसंबर 2023 से इजराइल कभी नहीं चाहता, खासकर नेतन्याहू नहीं चाहते कोई भी जंग खत्म हो, चाहे पहले हमास के साथ, चाहे अब हिजबुल्लाह के साथ या ईरान के साथ। क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू पे, इजराइल पे बड़े बड़े मुकदमे हैं करप्शन के, इजराइल को पता है जिस दिन पूर्ण जंग खत्म होगी इजराइल में, उसी दिन वो सीधा अपने ऑफिशियल निवास से सीधा टेल अवीव की जेल में जाएंगे। तो जहां तक नेतन्याहू की बात है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जंग खत्म हो, बल्कि वो तो सबसे ज्यादा खुश होंगे कि इस्लामाबाद में जो बातचीत थी ईरान और अमेरिका की, वो सफल नहीं हुई। बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अगराची ने कहा कि हमारा बिल्कुल साइन होने वाला था इस्लामाबाद एमओयू, लेकिन नेतन्याहू का कॉल आया और उसकी वजह से ये अमेरिकी डेलीगेशन ने दो कदम पीछे ले लिए। और इस बात का खंडन अब तक अमेरिका ने नहीं किया, मतलब कि अगराची की बात में दम है। देखिए, इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल के पास ट्रंप का सबसे बड़ा इक्का है। ट्रंप की गर्दन उनके हाथ में, क्योंकि ईस्टर्न फाइल के सारे खुलासे नेतन्याहू के पास में हैं। इस ईरान जंग में भी ट्रंप पहले नहीं जाना चाहते थे। ये तो नेतन्याहू ने 11 फरवरी को वॉशिंगटन जाके ट्रंप को प्रेजेंटेशन दी और उसमें ईस्टर्न फाइल का हवाला दिया। और क्योंकि ट्रंप खुद अपने अमेरिकी अवाम के नीचे इतना दबाव में थे ईस्टर्न फाइल की वजह से, तो उन्हें इस जंग के लिए मंजूरी देनी पड़ी। तो ज्यादा इजराइल जंग में रहेगा, उतनी देर वो सत्ता पे बैठे रहेंगे। ठीक है सर, आती हूँ मैं। और कहीं ना कहीं, अच्छा रजनीश जी, मेरा एक सवाल ये है, आप देखिए कि ट्रंप का फैसला और क्रूड ऑयल में 7 to 8% का इजाफा, मतलब जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब $70 प्रति बैरल था और अब दाम देख लीजिए कैसे 100 के पार हो गया। मैं आती हूँ सर यहीं पे, इसी सवाल पर आपका जवाब भी लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। चीन और रूस ने होर्मुज पर चर्चा की है। रूस के विदेश मंत्री कल बीजिंग पहुंचेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है, आपको बता रहे हैं, मौजूदा हालात पर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और रजनीश जी, जो मेरा सवाल था सर, उसका जवाब भी दे दीजिए कि ये जो तेल के दाम है वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सर, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि $150 प्रति बैरल पहुंच जाए तेल के दाम आने वाले दिनों में? और अगर ऐसा हुआ तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्चुअली भारत की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो एनर्जी डिपेंडेंसी है। हम वीक कंट्री नहीं है, हमारी कंट्री बहुत सॉलिड स्ट्रांग है, लेकिन एक एक्सपोज्ड है हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के मामले में। 85% क्रूड हम बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 50 to 60% आता है। और आप इंटरनेशनल मार्केट में जो पहले 66, 65, 70 हुआ करता था, वो प्राइस $100 के को क्रॉस कर गया। आपको एक सिंपल मैं मैथ समझाता हूं कि अगर $10 अगर प्राइस क्रूड के प्राइस में इंक्रीज होता है, तो भारत को तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और ये 0.3 से 0.4% इन्फ्लेशन बढ़ाता है और जीडीपी में भी इसकी गिरावट ला सकता है। आपने देखा होगा कि अभी एक हाल की रिपोर्ट आई थी जिसमें जीडीपी का जो अनुमान है वो 1% घटा के 6% के आसपास रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन्फ्लेशन तो हम देख ही रहे हैं, अभी उसका इम्पैक्ट और आने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन अगर ये $120-150 हो जाता है तो इंडिया में बहुत सीरियस इकोनॉमिक स्ट्रेस हो जाएगा। फ्यूल महंगा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन महंगा हो जाएंगे। हमने जैसे कहा कि एस्टिमेट अगर 10% क्रूड इंक्रीज होता है तो 0.3 से 0.4% इन्फ्लेशन राइज हो जाता है और आसानी से इन्फ्लेशन 5% के ऊपर जा सकता है। तो ये हर तरीके से हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, लड़ाई कोई और कंट्री लड़ रही है, लेकिन हम एक्सपोज्ड होने की वजह से हमारे कंट्री पे इसका रिस्क है, बहुत ह्यूज रिस्क है। ठीक है, मैं आती हूँ रजनीश जी। अच्छा मनन जी, सर क्या आप भी ये जो हालात में ये जो नया डेवलपमेंट है, सबसे नया डेवलपमेंट ये है कि चाइना और रशिया मिलने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? क्योंकि दिक्कतें तो चाइना को भी है ना, रशिया तो चलिए सर एक पल को फिर भी लगता है फायदा में क्योंकि उसका तेल बिकेगा, लेकिन दिक्कतें तो चाइना को भी हो रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पर तेल की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि रशिया, और ऐसा हम सोच सकते हैं
एक अमुक ब्रांड ऑफ कमेंटेटर्स कह सकते हैं कि जो कवायद और जो गहमा गहमी बढ़ी है चीन और रशिया के बीच में, उसके बारे में सोचा जा सकता है। और अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर पूरी तरीके से अपनी नजर रखे हुए होंगे। पर जो डर है, जो भय है, जो स्ट्रेटेजिक फियर है, वो ये है कि कहीं रशिया या चाइना इस वॉर के अंदर, जैसा कि नॉर्थ कोरिया के जो किड डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, वो बिल्कुल जंप कर रहे हैं और उन्होंने कई बार, एक दो बार डिक्लेयर भी किया है कि मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी मिसाइल के टॉयज के साथ खेलना है।